चलिए स्टूडेंट, हमारा जो पशुपालन का आज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, दलदली भैंस के मांस को कहते हैं। दलदली भैंस पूछा है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है चिकन, सेकंड ऑप्शन है व्हील, थर्ड ऑप्शन है आपका कैरा बीफ और फोर्थ ऑप्शन है बफन। इन चारों में से आप बताइए कि दलदली जो भैंस है, बुबेलिस बोविलिस है, उसका जो मांस होता है वो क्या कहलाता है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपको अच्छे से पता है, आप इजीली क्रॉस कर देंगे क्योंकि चिकन किसका मांस है, मुर्गी के मांस को क्या बोला जाता है, चिकन बोला जाता है। ठीक है, और ये कैसा होता है, सफ़ेद मांस होता है। ठीक है, सफ़ेद मांस। बाकी सारे हम रेड मीट बोलते हैं उनको, ये सफ़ेद मांस है और ये किसका मांस है, मुर्गी का। ठीक है, व्हील जो होता है वो क्या होता है, नवजात बछड़े का जो मांस होता है उसे क्या बोला जाता है, व्हील। ये भी पेपर में आया जाता है, नवजात बछड़े का मांस व्हील कहलाता है। कैरा बीफ की बात करें तो हमारा जो आज का आंसर है, दलदली भैंस का जो मांस है वो क्या कहलाता है, कैरा बीफ कहलाता है। और ओनली जो बीफ होता है वो किसका मांस होता है, जी हाँ, गाय का जो मांस है वो क्या कहलाता है, बीफ कहलाता है। और बफन जो होता है वो आपको पता है, बफेलो यानी भैंस का जो सिंगल मांस है उसे क्या बोलते हैं, बफन। और बीफ जो ओनली है वो किसका है, गाय का है। ठीक है, कैरा बीफ जो है वो किसका है, दलदली भैंस का जो मांस है उसे क्या बोला जाता है, कैरा बीफ बोला जाता है। सेकंड क्वेश्चन है दूध, मिल्क में, दूध में प्रोटीन किस रूप में होती है। दूध की प्रोटीन बताना है आपको। दूध में जो प्रोटीन होती है वो किस रूप में उपस्थित होती है, निलंबन रूप में यानी सस्पेंशन रूप में, पायस यानी कोलाइड फॉर्म में, घोल यानी सॉल्यूशन में, या फिर सभी रूप में प्रेजेंट होती है। तो निलंबन की बात करें, सस्पेंशन की बात करें तो जो वसा होती है दूध की वो निलंबन रूप में होती है। दूध की जो वसा है वो निलंबन रूप में होती है। दूध की जो प्रोटीन है, प फॉर प्रोटीन और पै फॉर पायस, तो इसका जो आंसर है वो क्या है, कोलाइड फॉर्म में जो होती है वो पायस रूप में होती है, वो क्या होती है, दूध की प्रोटीन होती है। बात की जाए घोल में तो आपको पता है दूध में जो मिठास होती है वो किसके कारण होती है, लैक्टोज के कारण होती है। लैक्टोज और जो खनिज लवण है वो सॉल्यूशन फॉर्म में होते हैं दूध में, यानी घोल के रूप में होते हैं। तीनों ऑप्शन क्लियर है। प्रोटीन होगी पायस रूप में, वसा होगी निलंबन रूप में, और जो मिनरल्स लैक्टोज वगैरह है दूध की मिठास जिससे होती है तो आपको पता है वो किस में, वो सॉल्यूशन फॉर्म में यानी घोल के रूप में होंगे। ठीक है, अब देखिएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। समूह में मद में आए पशु की पहचान के लिए उपयोग किया जाता है। गायों का समूह है या किसका भी समूह है, ठीक है, तो उसकी में बात की जाए मद में पता लगाने के लिए इन तीनों चारों में से ऑप्शन में से किसका प्रयोग किया जाता है, बुल्लॉक, कैपेन, टीजर बुल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप फर्स्ट ऑप्शन के देख लीजिए, उसका नाम है बुल्लॉक। ठीक है, यानी लॉक हो चुका है। तो ये क्या है, ये बदिया करत जो सांड होता है उसको क्या बोला जाता है, बुल्लॉक बोला जाता है। किसके लिए उपयोगी है ये, मांस और खेती के लिए, ठीक है, या फिर भार ढोने के लिए। जो बुल्लॉक है बदियाकृत किया जाता है, बदियाकृत करना यानी कास्ट्रेटेड करना, तो उसे क्या कहलाता है, बुल्लॉक कहते हैं। ठीक है, बात करें कैपेन की तो बदियाकृत मुर्गा जो होता है, बदियाकृत मुर्गा, उसको क्या बोला जाता है, केपेन बोला जाता है। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, समूह में मद में आए पशु की पहचान के लिए किसका उपयोग किया जाता है, वो है टीजर बुल। ऑप्शन ये सही है। इसे क्या बोलते हैं, नसबंदी कृत सांड। ठीक है, नसबंदीकृत सांड होता है, ये पता लगाता है कि कौन से टाइम में आपकी जो मादा पशु है वो मद में आई हुई है और उसके बाद अच्छे बुलडॉग से उसका क्रॉस करा दिया जाता है। अब हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, टैगिंग किसमें प्रचलित है। टैगिंग की बात करें, टैग लगा दिया जाता है, एक छल्ला लगा दिया जाता है, तो टैगिंग किसमें प्रचलित है, मुर्गी में, भेड़ में, गाय में या फिर भैंस में। तो देखिए टैगिंग की बात करते हैं, टैगिंग जो प्रचलित है वो है मुर्गी में। मुर्गी के जो पैर होते हैं उनके ऊपर उनमें एक रिंग डाल के, मतलब एक छल्ला बांध दिया जाता है, कोड दे दिया जाता है, उसी को क्या बोला जाता है, टैगिंग बोला जाता है।
भेड़ में जो प्रचलित है वो है पेंटिंग। भेड़ के समूह को आप सबने देखा होगा, ठीक है। जो भेड़ पालक होते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर रंग का एक रंग सेलेक्ट कर लेते हैं, उससे एक फिक्स जगह होती है भेड़ के शरीर पे, कहीं पे भी वो पेंट या ब्रश से उसके ऊन पे लगा दिया जाता है और वो जो पूरे समूह है उसका पता लगाया जाता है। तो इसको क्या बोला जाता है, पेंटिंग बोला जाता है, ठीक है। बात करें गाय और भैंस में, तो गाय और भैंस में क्या होती है, टैटूइंग होती है और ब्रांडिंग होती है, ठीक है। क्या होती है, टैटूइंग होती है और ब्रांडिंग होती है, और ब्रांडिंग आपने देखा होगा ईयर पे गायों जो होती हैं उनके कानों पे भी क्या टैटू बना दिया जाता है, छल्ला लगा दिया जाता है ना, एक कोड दे दिया जाता है। और ब्रांडिंग की बात करें तो एक आयरन रॉड स्पेसिफिक एक मोहर टाइप की होती है, वो उनके बैक पे कहीं पे भी लगा दी जाती है। तो ब्रांडिंग और जो बात की जाए किसकी, टैटूइंग, वो किसमें, भैंस और गायों में प्रचलित है। निम्न में से जीवाणु जनित रोग का उदाहरण नहीं है। जीवाणु जनित रोग का उदाहरण नहीं है, 3 जीवाणु जनित होंगे और एक जो होगा वो नहीं होगा। लंगड़ी यानी ब्लैक क्वार्टर, नाविक ज्वर, इसको क्या बोला जाता है, इसको गलघोटू बोला जाता है, ठीक है। चीचड़ी ज्वर और एंथ्रेक्स। तो आप इनमें से बताइए इन चारों में से कि कौन सा है वो जीवाणु जनित नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन की बात करें हमारा कॉलेस्ट्रेडियम सोबियाई, इसका नाम क्या है जीवाणु का, कॉलेस्ट्रेडियम सोबियाई। दूसरा जो है ये क्या है, गलघोटू, ठीक है। तीसरा जो है वो क्या है, चीचड़ी ज्वर, और हमारा जो उत्तर है वो क्या है, चीचड़ी ज्वर। ये किसकी वजह से होता है, प्रोटोजोआ की वजह से होता है, ठीक है। और फोर्थ जो है वो क्या है, एंथ्रेक्स है। गलघोटू का नाम क्या है, पास्चुरेला, ये रह गया है, पास्चुरेला मल्टीसोडा। और बात की जाए एंथ्रेक्स की, एंथ्रेक्स का क्या है, बैसिलस एंथ्रेक्स। ये जीवाणु के नाम है। लंगड़ी जिसे ब्लैक क्वार्टर के नाम से जाना जाता है उसका क्या है, कॉलेस्ट्रेडियम सोबियाई। दूसरा जो है जिसे एचएस भी बोला जाता है, ठीक है। नाविक ज्वर गलघोटू, उसका जो जूलॉजिकल है वो क्या है, उसका नाम क्या है बैक्टीरिया का, पास्चुरेला मल्टीसोडा। थर्ड जो है वो चीचड़ी ज्वर है जिसका नाम क्या है, प्रोटोजोआ से फैलती है। और फोर्थ जो है वो आपका बैसिलस एंथ्रेसिस है जो एंथ्रेक्स रोग का जीवाणु है। क्लियर है। चलिए स्टूडेंट, हमारा 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में के जो चारों ऑप्शन है उसमें से एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। हम चारों ऑप्शन को डिस्कस करेंगे। हमारा क्वेश्चन है दूध का निर्जमीकरण यानी स्टेरिलाइजेशन, दूध को कम से कम कितने तापमान पर गर्म करने की प्रक्रिया है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब बात करते हैं स्टेरिलाइजेशन यानी निर्जमीकरण की। तो आपको पता है इसमें क्या होता है, दूध के जो हानिकारक बैक्टीरिया यानी हानिकारक जीवाणु हैं उनके साथ साथ हमारे जो बेनिफिशियल बैक्टीरियाज जो होते हैं, लाभदायक जीवाणु होते हैं, वो भी नष्ट हो जाते हैं। तो इस वाले दूध को क्या बोला जाता है, निर्जमीकरण करना यानी स्टेरिलाइजेशन करना, ठीक है। अब उसका तापमान पूछा गया है आपसे, 135 से 150 डिग्री सेल्सियस पर 1 से 5 सेकंड के लिए करते हैं, ठीक है। 71.60 डिग्री सेल्सियस पे 15 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है, या फिर 112 से 115 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए गर्म किया जाता है। फोर्थ ऑप्शन है आपका 63 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए गर्म किया जाता है, ठीक है। एक आपको पता है पास्चुराइजेशन होता है। पास्चुराइजेशन में क्या होता है,
सिर्फ हानिकारक जो जीवाणु होते हैं उन्हीं को टेम्परेचर के द्वारा गर्म करके नष्ट किया जाता है। बट बात करी जाए स्टेरिलाइजेशन की, निर्जमीकरण की, बात करते हैं निर्जमीकरण की, तो इसमें क्या होता है, हानिकारक जीवाणु के साथ साथ लाभदायक जीवाणु भी नष्ट हो जाते हैं। देखिए 135 से 150 डिग्री सेल्सियस 1 से 5 सेकंड के लिए जो गर्म करते हैं, ये UHT का है टेम्परेचर, अल्ट्रा हीट या अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, ठीक है। ये UHT का टेम्परेचर है 71.7 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड के लिए गर्म करना, ये किसका है, ये HTST का है, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, ठीक है। ये है पाश्चराइजेशन। थर्ड जो ऑप्शन है वो क्या है, 112 से लेके 115 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए गर्म करना, ये किसका है, ये है आपका निर्जमीकरण करना, ठीक है। इतनी हाई टेम्परेचर पे 30 मिनट तक गर्म किया जाता है और ये जो आपका दूध है ये बिल्कुल स्टेरिलाइज्ड दूध होता है, इसमें जो जीवाणु है वो बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं और इसकी जो स्टोरेज लाइफ होती है, कैपेसिटी होती है, वो भी इंक्रीज हो जाती है। 63 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए जो गर्म किया जाता है वो है LTLT, यानी लो टेम्परेचर लो टाइम, है ना। तो ये बात की जाए इसकी 63 पे। अब ये जो आंसर है आपको घुमा फिरा के कैसे भी इस क्वेश्चन को पुटअप करें, ये चारों ऑप्शन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक ना एक ऑप्शन से इसमें एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है एनिमल हस्बेंड्री से, क्लियर है। अब देखी जाए हमारा जो 7 नंबर क्वेश्चन है वो क्या है, भैंस को 1 किलोग्राम दाना कितने लीटर दूध उत्पादन में देना चाहिए। भैंस की बात कर रहे हैं, ये 3 लीटर दूध पे 1 किलो दाना, 2 लीटर दूध पे 1 किलो दाना, या फिर 2.5 लीटर दूध पे 1 किलोग्राम दाना, या फिर 1.5 लीटर दूध पे 1 किलोग्राम दाना। तो हमने पढ़ा है 100 kg भार के साथ हम दाना देते हैं, बट इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है भैंस को लीटर दूध के हिसाब से। तो देखिए 3 लीटर जो होता है वो क्या होता है, वो गाय का होता है। अगर गाय है आपका 3 लीटर दूध देती है तो उसे 1 किलोग्राम दाना देना चाहिए। वहीं हम भैंस की बात कर रहे हैं तो भैंस आधा लीटर, ठीक है, कम 2.5 लीटर, क्योंकि भैंस का दूध गाढ़ा होता है। 2.5 लीटर दूध अगर आपकी भैंस दे रही है तो उसको 1 किलोग्राम दाना की आवश्यकता होती है, ये दाना देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, गाय का जो औसत शारीरिक तापमान होता है वो क्या होता है, देखिएगा 103.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, 160 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। बात करते हैं 103 डिग्री फ़ारेनहाइट की, तो ये किस में होता है, ये होता है आपका भेड़ और बकरी। शारीरिक जो तापमान होता है भेड़ बकरी का वो 103.5 होता है। 101.5 जो होता है वो किसका होता है, वो गाय का शारीरिक तापमान होता है। और 107 जो सबसे ज़्यादा है और पूछा भी जाता है वो किसका होता है, मुर्गी का होता है, क्लियर है। 107 मुर्गी का शारीरिक तापक्रम होता है, 101.5 जो है वो किसका होता है, गाय का होता है, 103.5 जो है वो भेड़ बकरी का तापमान होता है, ठीक है। 9वां क्वेश्चन है, दूध में विकसित अम्लता होती है। देखिए ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है, आप देख लीजिएगा। इसमें ये पूछा गया है, विकसित पूछा है, ठीक है। दूध में आपको पता है अम्लता पाई जाती है, कितनी पाई जाती है ऑप्शन में देख के बताइएगा। ये विकसित है यानी डेवलप्ड एसिडिटी। अब ये कैसे होती है देखते हैं। 0.14 से 0.16 यानी 0.14 से 0.16, 0.75 से 0.95, 0.32 या फिर 0.37, इनमें से एसिडिटी जो होती है विकसित, दूध की विकसित एसिडिटी बतानी है। अब आप बताएं, आपने एसिडिटी के नाम पे ये वाली रेंज बहुत अच्छे से देखी है, ठीक है, 0.14 से लेके 0.16 तक, ठीक है। तो ये जो होती है ये तो बेसिक एसिडिटी होती है, यानी जो नेचुरल जिसे बोलते हैं, नेचुरल एसिडिटी होती है, ठीक है। दूध में इतना अम्ल तो होता ही होता है, ठीक है। 75 से 0.75 से 0.95 पे ये किस में होती है,
ये कर्ड यानी दही में जो अम्लता होती है वो कितनी होती है 0.75 से 0.95। अब बात करते हैं किसकी, आपके उत्तर की। तो ये आंसर जो विकसित दूध में जो विकसित एसिडिटी है, अम्लता है, वो कितनी होती है 0.32%। अब आपको पता है दूध जब दोहन करते हैं, दूध ने जब निकाला है आपने, उसमें जो अम्लता का प्रतिशत होगा वो कितना होगा, ये हमने बात की है 0.14 से लेके 0.16 होगा, है ना। पर अगर आपने उस दूध को निकाल के कुछ घंटे के लिए 3 से 4 घंटे के लिए दोहन के बाद रख दिया, तो उसमें जो बैक्टीरिया अपना काम एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं, तो वो होती है विकसित अम्लता, यानी वो विकसित की गई है। तो वो जो अम्लता का प्रतिशत होता है वो कितना होता है 0.32% होता है। और अगर एज इट इज़ आप उस दूध को बिना गर्म किए कुछ और देर तक रखते हैं, तो आपको पता है उन बैक्टीरियों की मात्रा यानी उस अम्लता की मात्रा इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आपका दूध जमने लगता है या फटने लगता है। क्लियर है। तो नेचुरल जो एसिडिटी होगी वो उसकी रेंज कितनी होगी 0.14 से 0.16, बट वहीं उसने पेपर में आपसे विकसित अम्लता की बात कर ली तो उसकी एसिडिटी 0.32 हो जाएगी। समझ में आ गया आपको ये क्वेश्चन। 10 नंबर वाला क्वेश्चन हमारा ये है, पशुओं में सींग रोधन हेतु उपयुक्त उपकरण है। सींगों को आपको पता है पशुओं के जो सींग है वो रोध दिए जाते हैं कुछ स्टेज पे, ठीक है। 10 नंबर जो क्वेश्चन है वो है पशुओं में सींग रोधन हेतु उपकरण उपयुक्त उपकरण है। फर्स्ट है बर्डीजो यंत्र, लैक्टोमीटर यंत्र, डी हॉर्नर यंत्र या फिर ब्यूटेरोमीटर यंत्र। तो फर्स्ट हम ऑप्शन की बात करते हैं बर्डीजो यंत्र। ये किसके लिए उपयोगी है, बधियाकरण के लिए, बधियाकरण करने के लिए ये उपयोगी यंत्र है। लैक्टोमीटर की बात करें तो दूध की अपेक्षित घनत्व, दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है, लैक्टोमीटर का यूज किया जाता है। डी हॉर्नर यानी हॉर्न को रिमूव करना, और यहीं पे क्या लिखा है सींग रोधन, तो नाम से ही पता लग रहा है डी हॉर्नर, ठीक है। क्या नाम है, डी हॉर्नर, ये डी हॉर्निंग यंत्र बोला जाता है। और ब्यूटेरोमीटर जो है ये दूध की वसा प्रतिशत को ज्ञात करता है, ठीक है। जो गर्बर मेथड है, जो गर्बर मशीन है उसके अंदर डाला जाता है और दूध की वसा का जो परीक्षण करता है वो कौन सा करता है यंत्र, वो करता है वसा की मात्रा को ज्ञात करता है आपका ब्यूटेरोमीटर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का 11 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए अच्छे से पढ़ते हैं इसे। राजस्थान के अजमेर व भीलवाड़ा जिले में पाई जाने वाली जो नस्ल है वो कौन सी है इनमें से, राठी, मालवी, थारपारकर या फिर गिर। इन्होंने राजस्थान के अजमेर और भीलवाड़ा जिले की बात की है। आप लोग आंसर अच्छे से जानते हैं, इसका आंसर क्या है। देखिए राठी की बात करें, राठी को राजस्थान की कामधेनु बोला जाता है। राठी क्या है, कामधेनु, है ना, कामधेनु। और बात करें ये कहाँ कहाँ होती है, ये गंगानगर, श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। मालवी जो है ये मालव प्रदेश एमपी का, मालव प्रदेश एमपी, और यहाँ पे झालावाड़, चित्तौड़ और प्रतापगढ़ का कुछ एरिया में पाई जाती है। थारपारकर का जो उद्गम स्थान है वो क्या है, थारपारकर के आई है सिंध पाकिस्तान से, ठीक है, सिंध पाकिस्तान से, ठीक है। और ये भी हमने हमारे यहाँ जैसलमेर और इन क्षेत्र में पाई जाती है। बात करते हैं गिर की। गिर जो है ये क्या है, गुजरात का काठियावाड़ क्षेत्र इसका उद्गम स्थान है। कहाँ, काठियावाड़, गुजरात की ये किस्म है और बहुत अच्छी नस्ल है, बहुत अच्छी गुजरात की ये नस्ल है, बहुत अच्छी नस्ल है, दुधारू नस्ल है। इसके दूध में जो होती है देसी गायों में सबसे अच्छा दूध माना जाता है, ठीक है, दुधारू नस्ल है। इसको रेंडा के नाम से भी जाना जाता है, अजमेरू के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और राजस्थान में सब सर्वाधिक अजमेर और भीलवाड़ा जिले में पाई जाती हैं, ठीक है। और आजकल जो किसान लोग हैं वो काफ़ी, और बिजनेसमैन भी, जो दूध का है तो दूध की क्वालिटी और दूध में, देसी दूध में सबसे ज़्यादा जो बिक रहा है वो किसका बिक रहा है, गिर का, गिर गाय का बिक रहा है। और इसकी जो खासियत बात है, इसकी जो पत्ती नुमा इसके कान की संरचना होती है,
ठीक है, एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं ये भी। बात करते हैं ऊंट की श्वसन दर प्रति मिनट कितनी होती है। श्वसन दर बात की जा रही है ऊंट की। बात करते हैं 200 से 400, 0 से 5 से 7, या फिर 28 से 32, या फिर 20 से 25। इसने पूछा है ऊंट की जो श्वसन दर है वो प्रति मिनट कितनी होती है। 200 से 400? जी नहीं, 200 से 400 नहीं हो सकती, क्योंकि ये जो है ये मुर्गी की क्या है, श्वसन दर नहीं है, मुर्गी की नाड़ी गति है। ठीक है, मुर्गी की नाड़ी गति है। ठीक है, मुर्गी में जो नाड़ी गति होती है वो 200 से 400 गति से प्रति मिनट चलती है। ठीक है, बात करते हैं इसका आंसर 5 से 7। 5 से 7 श्वसन दर है किसकी, प्रति मिनट 5 से 7 चलती है किसकी, ऊंट की श्वसन दर है। ठीक है, ऊंट की जो नाड़ी गति है वो क्या है, नाड़ी गति 28 से 32, और गाय की जो श्वसन दर है वो कितनी है, 20 से 25। गाय की श्वसन दर कितनी है, 20 से 25 प्रति मिनट। क्लियर हो गए। देखिए 200 से 400 मुर्गी की नाड़ी गति है, ये एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है। 5 से लेके 7, यानी जो ऊंट है वो जो बहुत गहरे गहरे लंबे लंबे श्वास लेता है तो 1 मिनट में सिर्फ 5 से 7 बार ही लेता है। क्लियर है। बात करते हैं किसकी नाड़ी गति, किसकी, ऊंट की, वो 28 से 32 बार चलती है 1 मिनट में, और 20 से 25 बार जो श्वास लेती है वो श्वसन दर जो है वो किसकी है, गाय की है। क्लियर। सर्वाधिक गति से दौड़ने वाला बैल किस नस्ल के होते हैं, ये आपको अच्छे से पता है, ये भी आपको आंसर आता है। काकरेज है, राठी है, साहीवाल है, या नागौरी है। एग्जाम में पूछ लेते हैं घुमा फिरा के। काकरेज से जो क्वेश्चन आता है, काकरेज का जो है वो क्या है, सवाई चाल के लिए, सवाई चाल, इसकी चाल यानी सवा स्टेप उठाता है, तो इसलिए जो है ये सवाई चाल से फेमस है। राठी की हमने बात की थी, राठी दुधारू नस्ल है। साहीवाल दुधारू नस्ल है, मीठा दूध होता है। ठीक है, साहीवाल भी बहुत उपयुक्त किस्म है, हम नस्ल है, हम बात करेंगे। नागौरी की बात करते हैं। नागौरी के जो बैल है वो सबसे उपयुक्त होते हैं किसके लिए, ये भारवाहक है। कैसे हैं, भारवाहक, यानी इनकी जो गर्दन होती है वो मजबूत होती है, कंधे चौड़े होते हैं, छाती चौड़ी होती है, मजबूत किस्म है, तो मजबूत नस्ल है, मजबूत नस्ल है, और ये भारवाहक है। खेती में, कृषि कार्यों में जो सबसे ज़्यादा उपयोग लिया जाता है वो कौन सा है, वो नागौरी बैल का लिया जाता है। ठीक है, हमारे एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से नागौरी नस्ल के जो बैल होते हैं वो बहुत ही उपयुक्त माने जाते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, दूध हेतु पाली जाने वाली भेड़ की नस्ल है। भेड़ की नस्ल पूछी है इन्होंने, मगरा, पुगल, सोनाड़ी या फिर मालपुरा। तो मगरे की बात करें, मगरा जो है वो कहाँ पे मिलती है, ये बीकानेर, चूरू, नागौर, उनके लिए है। ठीक है, पूगल जो है ये कहाँ पे, बीकानेर, और कारपेट वुल, कारपेट के लिए सबसे अच्छी क्वालिटी है ना, अच्छी है ये कारपेट के लिए। बात करते हैं सोनाड़ी की, तो आपका जो आंसर है वो क्या है, सोनाड़ी है। ये त्रिप्रयोजना है, त्रिप्रयोजित है। फर्स्ट ऊन के लिए, मांस के लिए और दूध के लिए, तीनों के लिए पाली जाती है सोनाड़ी। और जो मालपुरा है, मालपुरा टोंक में, अविका नगर है ना मालपुरा टोंक, ये बात की जाए, इसकी जो ऊन है वो मोटी होती है, तो नमदे और गलीचे, नमदे और गलीचे के लिए सबसे उपयुक्त नस्ल है भेड़ की। ठीक है, बात की जाए मगरा, मगरा आपको पता है नॉर्मल क्षेत्रों में पाती है, पूगल की कारपेट वूल बनाने के लिए। ठीक है, त्रियोजनी जो है, त्रिप्रयोजनी, ऊन, मांस और दूध के लिए जो पाली जाती है वो सोनाड़ी है। और बात की जाए किसकी, आपकी मालपुरा की, नमदे, इसकी जो ऊन है वो मोटी होती है, नमदे और गलीचे बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नकलिंग है, नकलिंग इनमें से क्या है, चिन्हित करने की विधि है, पशु की आयु ज्ञात करने की विधि है, सींग द्वारा आपको पता है, और दांत द्वारा तो ये तो है नहीं। सींग रोदन की विधि है,
नहीं, शायद ये भी नहीं है, ये हम पढ़ के आए हैं। ठीक है, बात करते हैं दुग्ध दोहन की विधि, तो जो इसका उत्तर है वो क्या है, दुग्ध दोहन की विधि। आपको अच्छे से पता है नकलिंग, ठीक है, इसे क्या बोला जाता है, अंगूठा विधि भी बोला जाता है। आपको पता है 3 विधियां हमारे सिलेबस में दी हुई हैं। पहली जो है वो फुल हैंड फिस्टिंग मेथड है, फुल हैंड दोहन यानी पूर्ण हस्त दोहन विधि, और फिस्टिंग यानी बंद मुट्ठी से, है ना। और दूसरी जो है वो नकलिंग यानी अंगूठे से, और तीसरी जो है वो है स्ट्रिपिंग यानी चुटकी विधि। ठीक है, ये तीनों में तो सबसे जो उपयुक्त मानी जाती है, आपको पता है, वो फुल हैंड मेथड माना जाता है, पूर्ण हस्त दोहन विधि मानी जाती है। नकलिंग की बात करें, आपको पता है इससे अंगूठा विधि, इससे क्या पशुओं का जब दूध निकालते हैं तो थनों में गांठें पड़ जाती है और दूध खराब हो जाता है, और जो थन होते हैं वो खराब हो जाते हैं। ठीक है, अडर जो होते हैं पशु के वो खराब हो जाते हैं, और जो स्ट्रिपिंग है वो छोटे, जिनके थन जो होते हैं उनका आकार छोटा होता है, उनके लिए स्ट्रिपिंग मेथड है। क्लियर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, भेड़ व बकरी में नाड़ी गति ज्ञात की जाती है। भेड़ और बकरी में जो नाड़ी गति ज्ञात की जाती है वो किससे की जाती है, पूंछ की अनुदिक धमनी से, अरु धमनी से, फेशियल धमनी से, या फिर इन सभी से। भेड़ और बकरी की जो भी नाड़ी गति ज्ञात की जाती है वो इनमें से किससे की जाती है, बताइएगा। कॉक्सिलियल धमनी जो पूंछ की होती है, ये कौन सी होती है, कॉक्सिलियल, ठीक है, धमनी। ये किस में की जाती है, गाय और भैंस में। ठीक है, अरु जो धमनी है ये जो है ये किसकी है, भेड़ और बकरी की। भेड़ और बकरी में जो नाड़ी गति ज्ञात करते हैं ये अरु धमनी से की जाती है। फेशियल धमनी घोड़े, ठीक है, घोड़े की जो नाड़ी गति ज्ञात करते हैं। पूंछ धमनी आपको पता है भैंस और गाय में क्या किया जाता है, ये पूंछ होती है, ठीक है, यहाँ नीचे एक धमनी होती है, इसी को कॉक्सिलियस धमनी कहते हैं, और यहीं से इसकी नाड़ी गति का पता लगाया जाता है। ठीक है, अरु धमनी जो होती है ये इनके स्टमक के पास में होती है, जस्ट नीचे, वहाँ पे नाड़ी का पता लगाया जाता है। ठीक है, साहीवाल गाय का उद्गम स्थान कौन सा है, साहीवाल गाय का बताना है। साहीवाल गाय जो है वो हमारी इंडियन भारतीय नस्लों में सबसे अधिक जो दूध देती है वो साहीवाल नस्ल है। सबसे ज़्यादा जो दूध में वसा होती है गाय के दूध में से वो साहीवाल में, और सबसे मिठास लिए हुए जो दूध होता है यानी लैक्टोज की मात्रा जो होती है वो भी साहीवाल नस्ल की गाय में के दूध में होती है। ठीक है, साहीवाल को डेयरी पर्पज से बेस्ट ब्रीड है। ठीक है, इसका दूध बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है। काठियावाड़, तो काठियावाड़ हमने पढ़ा अभी गिर का है। महाराष्ट्र की बात करें, नहीं महाराष्ट्र का नहीं है, महाराष्ट्र में देवनी जो है गाय की उसका है। क्लियर है। कराची में तो आपको पता है कौन सी, सिंध जो गाय है, सिंधी गाय है उसका है। हाँ जी, मोंटगोमरी क्षेत्र जो है पाकिस्तान का मोंटगोमरी, ठीक है, वहां से साहीवाल का उद्गम स्थान है। ठीक है, साहीवाल की बात करें, साहीवाल आपको पता है डेयरी में सबसे अच्छी है। मैंने जैसा कि बताया इसके ये तीनों चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। भारतीय नस्लों में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली है, बट कामधेनु कौन थी, वो राठी थी। ठीक है, सबसे ज़्यादा मीठा दूध और सबसे ज़्यादा दूध में जो वसा होती है, लैक्टोज की मात्रा होती है, वो भी किस में होती है, राठी के दूध में होती है। ठीक है, बात करते हैं 2 कुबड़ वाले ऊँट का वैज्ञानिक नाम क्या है। कैमेलस ड्रोमेडेरियस, कैमेलस बैक्टीरियंस, कैमेलस टर्मोटेरियम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कैमेलस ड्रोमेडेरियन है, ये क्या है, ये एक कुबड़ वाले जो हमारे यहाँ राजस्थान वगैरह में सबसे ज़्यादा, जैसे जैसलमेरी हुआ, बीकानेरी ऊँट हुआ, ये कौन सा है, ये एक कुबड़ ऊँट है। 2 कुबड़ वाले यानी कैमेलस बैक्टीरियन जो है ये कहाँ पाए जाते हैं, ये लद्दाख में, है ना, ठंडे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो ये जो 2 कुबड़ वाले हैं उनका वैज्ञानिक नाम क्या है, कैमेलस बैक्टीरियंस। ठीक है, और कैमेलस ड्रोमेडेरियन जो है वो हमारे एक कुबड़ वाले, एक सिंगल हम्प वाला जो कैमल है उसका वैज्ञानिक नाम है। बकरी की नस्ल जो अधिक दूध व मांस के लिए प्रसिद्ध है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पश्मीना, कंगायम,
जमनापरी या फिर बीकानेरी। तो आपको इनमें से बताना है कि बकरी की, तो पश्मीना की बात करें तो पश्मीना तो क्या है, एक ऊन का प्रकार है जो किससे मिलती है, बकरी से मिलती है। बहुत फाइन क्वालिटी की ऊन होती है, बहुत बारीक रेशा होता है। इसके जो स्वेटर और वगैरह है ना, वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। पश्मीना ऊन सॉफ्ट होती है काफ़ी, ठीक है। कंगायम है, ये क्या है, गाय की नस्ल है और ये कहाँ पे मिलती है, तमिलनाडु में। जमनापरी जो है वो क्या, दूध और मांस दोनों के लिए उपयुक्त है, द्विपरयोजी है। इसका जो क्षेत्र है वो यूपी का इटावा है, यूपी का इटावा जिला, ठीक है। और बात की जाए इसकी क्या है, तोतापुरी भी बोला जाता है, रोमन नोज होती है इसकी, है ना, ये इसकी खास फीचर है। पिछले वाले टांगों में घने बाल होते हैं और तोतापुरी के नाम से। बीकानेरी जो है वो ऊंट की नस्ल है, बहुत ही सबसे सुंदर जो ऊंट है, सबसे सुंदर नस्ल है ये ऊंट की, ठीक है। और ये जो है ये किसका क्रॉस है, ये सिंधी और बलूची का क्रॉस है, सिंधी और बलूची का संकरण है। बीकानेरी जो है वो सिंधी और बलूची का संकरण है। क्लियर हुआ। 20वां जो क्वेश्चन है, चोकला नस्ल का उत्पत्ति स्थान क्या है, मारवाड़, शेखावाटी, जैसलमेर या फिर हाड़ौती। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए। चोकला जो है वो भेड़ की बहुत अच्छी, हमारे राजस्थान और इंडिया की मैरिनो बोला जाता है। इसकी क्वालिटी ऑफ वूल होती है वो भी बहुत अच्छी होती है। 1.5 से 2.5 kg एक भेड़ एक वर्ष में ऊन दे देती है, ठीक है। 1.5 से 2.5 kg जो है एक वर्ष में प्रतिवर्ष ऊन देती है। मारवाड़ जो है नहीं, मारवाड़ तो मारवाड़ी जो भेड़ की नस्ल है उसका है, ठीक है। शेखावाटी, जी हाँ, सीकर, चूरू, झुंझुनू जो है वो इसका उत्पत्ति स्थान माना गया है। जैसलमेर जो है वो जैसलमेरी का है और हाड़ौती नहीं है, ठीक है। बात की जाए चोकला, चोकला का जो उत्पत्ति स्थान है वो क्या है, शेखावाटी क्षेत्र है, चूरू, सीकर, झुंझुनू वाला क्षेत्र। कंप्लीट है, हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। थैंक यू सो मच।